शायरी जो है ये खुदादाद सलाहियत है, ये गॉड गिफ्ट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 पल में 2 गज़लें लिख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं अगर उनके हाथों में कलम थमा दिया तो पूरी जिंदगी कुछ नहीं लिख पाएंगे, 2 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। कलकत्ते की सरजमी का वाहिद शायर था जो कम से कम 10 साल तक सबसे यंगेस्ट शायर रहा। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। इरादे आदमी को मंजिलों के पास लाते हैं और हौसले पर्वतों को रौंद कर राहें बनाते हैं। क्या बात। बस इसी जुनून से मैं बढ़ता गया और आज आपके सामने। क्या कभी आपने सोचा है कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल में उतर जाते हैं और कभी कभी हमारी पूरी सोच बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्या सिन्हा और आप देख रहे हैं सक्सेस टॉक्स विद सूर्या सिन्हा। यहां हम सिर्फ सक्सेस की बात नहीं करते, हम उस दर्द को भी समझते हैं जो सफलता पाने से पहले हर इंसान जीता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक नहीं बल्कि 4 ऐसे शानदार कवि और शायर जिनकी कलम ने सिर्फ कागज नहीं हजारों दिलों को भी छुआ है। आज हम जानेंगे उनकी कहानी, उनके स्ट्रगल्स और सुनेंगे उनके वो अल्फाज जो शायद आपकी सोच बदल दें। सबसे पहले आप चारों का दिल से स्वागत है। सच कहूं तो हर शायर की शुरुआत सिर्फ शब्दों से नहीं होती, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक एहसास होता है। तो मैं आप चारों से एक साथ जानना चाहूंगा, आपकी शायरी या कविता की शुरुआत कहां से हुई और वो कौन सा पल था जब आपको पहली बार महसूस हुआ कि ये अल्फाज अब सिर्फ दिल से नहीं रहेंगे, इन्हें कागज पर भी उतारना ही होगा। सबसे पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं दीदार साहब से। क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा खास पल आया जिसने आपको पहली बार लिखने पर मजबूर किया? हम जानना चाहेंगे कि वो ऐसा कौन सा एहसास था या वो ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपके अंदर के शायर को आवाज दी। ये सर वाकया है 1988-90 के आसपास का। उस वक्त मैं दिल्ली में क़याम पज़ीर था और जो मुझे बड़े भाइयों से जेब खर्च मिलता था तो उन पैसों से मैं जाता था और जामा मस्जिद से किताबें ख़रीद लाया करता था। 5-6 किताबें लाता था और पूरे महीने पढ़ता था मैं उसको। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और जब मैं पढ़ता था तो मुझे अपने अंदर का जो दर्द था, मेरी मोहब्बत का दर्द आप कह सकते हैं, बचपन की मोहब्बत का दर्द कह सकते हैं उसे। तो कुछ गज़लें जो शेर होते थे वो मिलते जुलते थे, मुझे अपना दर्द महसूस होता था। तो पढ़ने के शौक़ ने मुझे लिखने पे आमादा किया। क्या बात। और मैं धीरे धीरे कलमकार बन गया, शायर बन गया। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। दीदार बदसवी साहब की बात सुनकर मैं अकमल बलरामपुरी साहब जी से भी यही जानना चाहूंगा, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा पल आया जिसने आपकी खामोशी को अल्फाज दे दिए, कुछ ऐसा जिसने आपको महसूस कराया कि जो दिल में है उसे लिखना भी जरूरी है? सूर्या साहब, इंसान की ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, और जहाँ तक ये बात है लिखने पढ़ने की, तो ये शायरी जो है ये खुदादाद सलाहियत है, ये गॉड गिफ्ट होता है। शायरी हर इंसान के बस में नहीं होता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 पल में 2 गज़लें लिख सकते हैं 2 मिनट में, और कुछ ऐसे हैं अगर उनके हाथों में कलम थमा दिया जाए तो पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं लिख पाएंगे, 2 लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मेरी ज़िंदगी में ये हुआ कि जब मैं अलीगढ़ पढ़ता था, भाई मैं 7th क्लास में था उस वक्त, तो सबसे पहले जो मुझे शायरी की किताब मेरे हाथ में लगी, एक गज़ल की किताब थी जिसकी कीमत 60 रुपये थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें मुख्तलिफ शोराओं के, कवियों, शायरों की जो है गज़लें थी, सिलेक्टेड गज़लें थी। तो 60 रुपये की किताब थी, 50 रुपये में मैंने ख़रीदी मकतबा जामिया से। लेकिन क्योंकि जेब का खर्च मेरा जो है 200 रुपये महीने मिलते ही थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा किताबें लूँगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। और वो किताब मैंने एक रात में पढ़ डाली, क्या बात है, पूरी ख़त्म कर दी, बहुत 2-3 घंटे में ख़त्म हो गई। तो मैंने सुबह जा करके उनसे बात की, मकतबा जामिया वालों से। मैंने कहा कि ऐसा कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, तो अगर आप अपने यहाँ पे मुझे कोई एक शाम के वक्त में हमें प्ले ग्राउंड में खेलने का मौका मिलता था 1-1.5 घंटे के लिए, तो मैंने कहा कि मैं वो 1-1.5 घंटे में यहाँ पे आकर के किताबें पढ़ लिया करूँगा, क्योंकि किताबें महंगी हैं, मैं ख़रीद नहीं पाऊँगा, बहुत लिमिटेड जो ये सोर्स है पैसों की, क्योंकि घर से मिलता है खर्च, पॉकेट मनी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा, वो बहुत नेक इंसान थे, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। कहा कि वैसे जो दुकान जिनकी है उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है, मगर मैं अपने पर्सनल बेब पे मैं आपको जो है अलाउ करता हूँ। और उसके बाद क्या, तकरीबन 3 साल मैंने वहाँ पे बहुत सारे अदीबों को पढ़ा, नाक़िदों को पढ़ा, शायरों को पढ़ा, और वहीं से ये मेरा सफ़र शुरू हुआ। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम गितेश्वर बाबू साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत की कहानी क्या रही? क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दौर आया था, या कोई ऐसा एहसास आया जिसने आपको अंदर से हिला दिया और वही आपकी शायरी की शुरुआत बन गया? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है साहब। बचपन में कुछ ऐसी परेशानियों से गुजरे तो वो दिमाग में रही, दिल में रही, वो तीस रही दिल में। जब पढ़ने गए स्कूल में तो हमारे एक शिक्षक रहा करते थे, उन्होंने मुझे बार बार एक बात के लिए उकसाया कि तुम इतना अच्छा गीत गाते हो, फिल्मी गीत गली गली गाते हो, जब निकलते हो घर से तो तुम लिखा करो कविता। तो मैंने उनसे कि मेरे को कविता लिखना नहीं आता, तो उन्होंने कि जो भी लिखो वो मेरे को बताना। क्या बात है। कुछ मेरे मुस्लिम दोस्त थे, उनके साथ मेरा बैठना उठना था, तो उनसे हमेशा गजलों पे, गीत पे इस तरह बातें हुआ करती थी। तब मैंने वो जो मेरा दर्द था पुराना कहीं ना कहीं से ऊपर आया। तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको बता सुना कि आंखों में आंसू मन में आहें, आंख में आंसू मन में आहें, तन्हाई और दर्द मिला, तन्हाई और दर्द मिला, और मैंने बस लिखकर गाया था, मैंने बस लिखकर गाया था, लोगों ने शायर बना दिया। क्या बात है, वेरी शायर बना दिया। और मैं इसे हम ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बस लिखकर गाया था, लोगों ने शायर बना दिया। यहीं से लेखन का कार्य मेरा प्रारंभ हुआ, जो आज तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। शकील साहब, अब मैं आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगा, क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा मोड़ आया जहां आपने महसूस किया कि जो आप महसूस कर रहे हैं उसे शब्द देना जरूरी है? देखिए, मैं बचपन से ही मेरा शौक था शेर सुनना। मैं अक्सर मुशायरों में अजीम शोरा को सुनने की गज़ से जाया करता था, जैसे हज़रत बेकलुस साहिब, बशीर बर्द, खुमार बाराबंकवी वगैरह वगैरह। तो उनके एहसासात जो उनकी शायरी में होते थे, मैंने उसको बहुत गहराई से सुना और समझने की कोशिश की। रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि मेरे भी एहसास जागने लगे कि जिस तरीके से ये लोग अपने एहसासात को, अपने तजुर्बात को, अपनी ज़िंदगी के कर्ब को शेर के सांचे में या गज़ल के सांचे में ढालते हैं, उस तरह क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी को, अपने एहसासात को उजागर करूं। क्या बात है, बहुत। मैं जब स्कूल में था, क्लास 4 में था, 1983 में, हकीकत ये है, उसमें खामी है। मैं 4 मिसरे सुनाऊंगा, उसमें खामी है। शोरा हजरात ठीक समझ जाएंगे। उस वक्त का 4 मिसरा है, जी देखेंगे दीदार भाई के, ऐ मेरे जाने वफा,
अरे मेरे जाने जिगर, क्लास 3 का ये 4 लाइन है। खामी है ये शोरा हजार ठीक जानते हैं, लेकिन मैं वही 4 लाइन पढ़ रहा हूँ कि अरे मेरे जाने वफा, अरे मेरे जाने जिगर, तुम मेरे हमराही, हम तुम्हारे हमसफर। बहुत अच्छे। तो इस तरह से मैं अपने स्कूल के क्लासमेट को सुनाता रहा, और रफ्ता रफ्ता फिर जब मैं मैट्रिक पास किया तो मैंने उस्ताद की तलाश की, क्योंकि हमारे यहाँ उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता होता है उर्दू अदब में। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैं 91 से बाकायदा, जब मैं क्लास 11 में था, कलकत्ते की सरजमी का वाहिद शायर था जो कम से कम 10 साल तक सबसे यंगेस्ट शायर रहा, क्या बात। और मैं बाकायदा इस्लाह लेता रहा, और रफ्ता रफ्ता आज भी जो कुछ टूटी फूटी जबान से हो सकता है मैं सामीन के जो है नजर पेश करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दीदार साहब, आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके पसंदीदा शायर कौन है? मैंने डॉक्टर बशीर बट साहब को बहुत पढ़ा है, सुना भी है, और उनके साथ मंच भी साझा किया है। तो मेरे पसंदीदा शायरों में सबसे आगे हैं, और लोगों को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत उनसे मुतासिर भी हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। मेरी अहलिया भी उनसे बहुत मुतासिर है, बहुत पसंद करती है। और जो जिद्दत, जो नयापन उनकी शायरी में होता है, वो मुझे और कहीं नज़र नहीं आता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी की है। उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। वाह वाह बहुत खूब, बहुत वाह खूब। वाह वाह। अकमल जी, अब हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि आपके पसंदीदा शायर कौन हैं? मेरे पसंदीदा शायर जो अगर देखें तो साहिल लुधियानवी साहब है, अच्छा। क्योंकि साहिल लुधियानवी तरक्की पसंद तहरीक के भी शायर थे, और बहुत अच्छी शायरी वो करते हैं। आपने उनके बारे में पढ़ेंगे तो अमृता प्रीतम और उनकी जो लव स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर करती है। साहिल लुधियानवी ने मोहब्बत के हवाले से कहा कि मुझसे ज़्यादा है जब तुमको ज़माने का ख्याल, फिर मेरी याद में तुम अश्क बहाती क्यों हो, तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। क्या बात। जब वो औरतों के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। कभी उन्होंने इंसानियत के बारे में इंसानों पे बात की तो कहा कि हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। और जब वही साहिर जो है ह्यूमनिटी की बात करता तो कहता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। क्या बात है, बहुत। तो मैं इस शायर को इसलिए भी पसंद करता हूँ क्योंकि शायर ने सबके लिए शायरी की है, बहुत खूब। और बहुत ही अच्छे नगमे जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। फिल्म इंडस्ट्री हमेशा उनका एहसानमंद रहेगा इसके लिए। बहुत खूब। गितेश्वर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा कवि या शायर कौन है? कुंवर जावेद को मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनकी शायरी या जिनके मुक्तक या जिनके शेर मंचों पे कोट किए जाते हैं। उनका एक बहुत अच्छा सा मुक्तक है कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग और दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह वाह क्या बात। वाह। बहुत बहुत। और इसी के साथ मैं नीरज जी को भी बहुत पसंद करता हूँ, जिनके गीत कभी बसंत बहार जैसे होते हैं, कभी वियोग के होते हैं, कभी संयोग के होते हैं, कभी दर्द के होते हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा फिल्म दुनिया को उन्होंने इतना दिया कि आज भी उनके गीत जब सुनते हैं तो लोग आने से उसका आए बाहर, जाने से उसका बहुत बार देखते हैं। तो वो मेरे पसंदीदा। बहुत खूब, बहुत खूब। शकील जी, अब हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा शायर कौन है? देखिए, मेरे पसंदीदा शोरा में सबसे पहले मेरे दादा हुजूर हजरत जिगर मुरादाबादी, जिन्होंने कहा कि क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है, ये इश्क नहीं आसान
बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बात। फिर मैं अपने उस्ताद हजरत बेकलुस्साही को भी पसंद करता हूँ, और जैसे दीदार भाई ने कहा कि मेरे वन ऑफ द पसंदीदा शायर जो है हजरत बशीर बद्र है। बहुत बढ़िया। हजरत बशीर बद्र के यहाँ जो नाजुकी है शायरी में, दुनिया वो पर कमाल की है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल। एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या बात है। और शेर देखे कि वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये 1000 खानों में बट बढ़ गई। गई, क्या बात है। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये 1000 खानों में बट गई। मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। और मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या। क्या बात। जहां मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। बहुत खूब, बहुत। और अब तक हमने शुरुआत की बात की, वो पल जहां से एक शायर जन्म लेता है, लेकिन हर सफर का एक दूसरा पहलू भी होता है, जहां तालियां कम और तन्हाइयां ज्यादा होती हैं। तो अब हम बात करते हैं उस सफर की जहां स्ट्रगल होता है और असली रियलिटी सामने आती है। अब दीदार साहब है, आप हमें ये बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दौर भी आया जब आपको लगा कि लोग आपके हुनर को समझ नहीं पा रहे हैं? आप दिल से लिख तो रहे थे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जिसकी आपको उम्मीद थी। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये 2008 और 10 के आसपास की बात है, जब मुशायरों में मेरा करियर अपने शबाब पे था। तो अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मुशायरों में शिरकत कम होने लगी, लोगों ने याद करना कम कर दिया, और शेर कहने का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया, कम हो गया, रुक सा गया एकदम बिल्कुल। मुझे लगा कि शायद मैं अपनी बात गज़ल के पैराए में लोगों तक पूरी तरह से पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, या मेरे अंदर कमी है, सुनने वालों के अंदर कमी है। वो क्या सुनना चाहते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से 10-12 साल कट गए, कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरी इन 10-12 सालों में जो कोशिश रही है वो रंग ला रही है, और लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ, वाक़या सुनाऊँ आपको। 1980 की बात है, मेरे गाँव में एक उस्ताद हुआ करते थे मेरे, जो मुझे पढ़ाते थे। तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। वो तारिक बदायूनी की गज़ल पढ़ते थे। अच्छा। वो उसका शेर था कि काट कर ज़बां मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाज़त है हाल दिल सुनाने की। क्या बात है। तो इतनी अच्छी आवाज़ में पढ़ते थे वो कि उनकी गज़ल, उनकी आवाज़ जो है पूरे गांव में गूंजती थी। गली गली में लोग अब टेप रिकॉर्ड पे बजाया करते थे। तो वहीं से मुझे कुछ शौक़ हुआ। अभी 2 साल पहले मैं गाँव में गया किसी काम से, तो देखा एक दुकान में भीड़ लगी हुई है, और यूट्यूब पे मुझे कुछ लोग सुन रहे हैं। अच्छा। तो मुझे अपने आप में बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि शायद मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आज जिस गांव में मैं किसी और को सुनता था, आज उसी गांव में मुझे सुना जा रहा है। क्या बात है। बहुत, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था सर। बहुत खूब। तो मेरी कोशिश रंग ला रही है, और लोग अब मुझे सुनने पे आमादा हो रहे हैं। वेरी, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बहुत बढ़िया। मेरे शेर लोगों को याद हैं, 2, 4, 10, 15 शेर किसी शायर की याद हो, सामीन को याद रह जाए, तो उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, फ़ख्र की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकमल बलरामपुरी साहब, जब मेहनत के बाद भी वैसी पहचान या सराहना नहीं मिलती, तो उस वक्त आप खुद को कैसे संभालते हैं? क्या वो दौर आपको तोड़ता है या और मजबूत बनाता है? देखिए, इंसान जब भी किसी भी मैदान में आता है तो शुरुआत में तो मुश्किलात होती ही हैं, उससे परेशानियां होती हैं, कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मगर जब इंसान मैदान में आए तो उसको ये सोच करके आना है
कि वो जो है क्या नाम है, अगर इस शहर में उसने शुरुआत की है तो समझिए सबसे निचले पायदान पर है और उसे आने वाले कुछ सालों में सबसे ऊंचाई तक जाना है। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग होते हैं घर से निकलते हैं फ़ौरन मंजिल मिल जाती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत आखिर में मंजिल मिलती है, कुछ लोगों को मंजिल ही नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी जब शुरुआत का सफ़र था तो पहले क्या था कि जो शायर होते थे कोई उनकी इनकम तो होती नहीं थी, बिल्कुल। तो घर वाले भी ज़रा सोचते थे कि लड़का ये जो शायरी करना शुरू कर दिया, ऐसा ना हो कि फ्यूचर अपना तबाह कर ले, आगे बढ़ेगा तो फिर शादी होगी, बच्चे होंगे, आखिर किस तरीके से अपने घर परिवार कैसे संभालेगा। तो ये लोगों की एक सोच थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग समझाते थे वो कहीं ना कहीं एक भले के लिए भी समझाते थे, और जो लोग रोकते थे तो उससे कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा मिलती थी, ताकत मिलती थी कि नहीं हमें और आगे बढ़ना है। और जो एक लोगों का जो रवैया है या जो लोग सोचते हैं शायरी के बारे में, वो कहीं ना कहीं उसमें उनमें बदलाव लाना है उनकी सोच में। तो जब हम भी आगे बढ़े तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो दोस्त थे वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि जब नया नया खिलाड़ी होता है तो कोई भी उस पर दांव नहीं लगाना चाहता है, ये बात आप भी बखूबी जानते हैं। तो बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे किसी शायर का शेर मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ अपनी निज़ामत में, बहुत अच्छा लगता है कि पकड़ तो लेता मैं उस दिन तेरी कलाई से, कोई भी फ़ायदा होता अगर लड़ाई से, किसी को ख्वाब दिखाने के बाद याद आया कि मेरा घर नहीं चलता मेरी कमाई से। तो जब आपका घर आपकी कमाई से नहीं चलते हैं तो फैसला लेना बहुत मुश्किल का काम होता है। मगर जब हम आगे बढ़ते हैं, जब लोग ताने देते हैं, ये समाज जो है हमको जब नीचा मतलब पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है हिम्मत और बढ़ जाती है। वो एक शायर का शेर है कि वो देख हंसते हैं कामयाबी, कहीं तो हिम्मत न हार जाना, तेरे कदम चूम लेगी मंजिल अगर जरा हौसला करेगा। क्या कहना। क्या बहुत बढ़िया। गिदेश्वर बाबू साहब, हर कलाकार के सफर में रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म जरूर आता है। आपने उन पलों को कैसे हैंडल किया, और क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? बहुत बढ़िया बात कही आपने, मुझे पुरानी बात याद दिलवा दी। जब मैं शुरुआत में लिख रहा था तो ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरा भी शहर जो है थोड़ा ग्रामीण जैसा है, उसमें गोष्ठियाँ ज़्यादा होती थी। लेकिन वो गोष्ठियाँ जो थी उसमें जो हमारे कवि मित्र बैठते थे, शायर मित्र बैठते थे, उनका लेखन बहुत अच्छा था, उनके शब्द बहुत अच्छे थे। जब उनके बीच में मैं शुरू हुआ जाना, अपनी कविताएं गज़ल सुनाना शुरू करा, तो उनको मेरी गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। हमारे एक बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, वो एक बात कहा करते थे, जब मेरा नंबर आता था तो वो एक बात कहा करते थे कि अब बाबू भाई का नंबर ये बहुत बारीक कताई करते हैं, क्या इनके शब्द बहुत तीखे होते हैं। उस वहीं से मैंने, वो माहौल जो था उसने मुझे बहुत कुछ तराशा, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी, लोगों ने पीछे भी खींचा, मेरे अवरोध भी बने। तब मैंने एक बात मेरे दिमाग में आई थी कि लिखा था कि उपलब्धि और आलोचना ये दोनों मित्र हैं। बिल्कुल, उपलब्धि और आलोचना ये दोनों मित्र हैं, और जब सफलता मिलेगी तो आलोचना भी होगी, बिल्कुल सिद्ध है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए और आपको आगे बढ़ने के लिए हौसलों से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। तब मेरी एक दो बात आपसे कहना चाहता हूँ कि इरादे आदमी को मंजिलों के पास लाते हैं। हाँ, इरादे आदमी को मंजिलों के पास लाते हैं और हौसले पर्वतों को रौंद कर राहें बनाते हैं। क्या बात। बस इसी जुनून से मैं बढ़ता गया और आज आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। शकील साहब, आपके अनुभव से अब हम ये जानना चाहेंगे, क्या मुश्किल दौर ही इंसान को सबसे ज्यादा सिखाता है? क्या मुश्किल दौर का सामना करके ही आप और भी ज्यादा मजबूत बनते हैं? देखिए, मेरे दादा हुजूर हजरते जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि जिंदगी निकली मुसलसल इम्तहां दर इम्तहां। क्या कहना। जिंदगी निकली मुसलसल इम्तहां दर इम्तहां, जिंदगी को दास्ता ही दास्ता समझा था मैं। क्या क्या बात है। मुश्किल
वक्त इंसान का वस्ताद होता है और मुश्किल वक्त में इंसान अपने आप को समझने की कोशिश करता है, बेशक। जबकि जब वो खुश रहता है तो फिर उसे किसी को समझने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर आप देखिएगा कि जब मुश्किल वक्त पड़ता है तो कोई साथ नहीं देता है, बिल्कुल 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 सही कह रहे तब अपने आप पर उसको भरोसा करना पड़ता है कि किस तरह मैं अपने आप को कामयाब बनाऊं और किस तरह लोगों को पहचानूं। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी होता है और वही वक्त होता है इंसान को समझने का। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये अपनी कामयाबी से नहीं बल्कि उन मुश्किल रास्तों की वजह से हूँ जिनसे मैं गुजरा हूँ। क्या क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बात है। बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों, अब तक हमने शुरुआत भी सुनी और उस स्ट्रगल को भी महसूस किया, लेकिन हर अल्फाज के पीछे सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होता है और कई बार एक दर्द भी, और शायद वही दर्द शब्दों को जान देता है। तो मैं आप चारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या एक अच्छा शायर बनने के लिए दर्द से गुजरना जरूरी है या बिना टूटे हुए भी उतनी ही गहराई से लिखा जा सकता है? मतलब क्या शायरी का रिश्ता सिर्फ दर्द से है या जिंदगी के हर एहसास से? दीदार साहब, आपकी शायरी में जो सच्चाई होती है वो सीधे दिल को छू जाती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये सच्चाई आपके अल्फाजों में कहां से आती है? क्या ये आपके अपने तजुर्बों का असर है या जिंदगी को करीब से देखने का? बहुत अच्छा सवाल है सर। हमारी जो ज़िंदगी गुजरी है गांव में, तो गांव का दर्द, यतीमों का दर्द, गरीबों का दर्द, कौम का दर्द, ज़बान का दर्द, मुल्क का दर्द, एक दिल हज़ार गम, वही कहानी थी सर। जितनी ज़्यादा ठेस लगती थी उतने ही अच्छे शेर होते थे, उतना ही लिखने और पढ़ने का तजुर्बा बढ़ता था। क्या बात है। चीज़ों को सोचने समझने परखने का तरीका बढ़ता था, सलीका बढ़ता था। बहुत खूब। तो मैं समझता हूँ जो जितना ज़्यादा चोट खाया होगा उतना ही बेहतर शायर, उतना अच्छा शायर होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अकमल बलरामपुरी साहब, कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां दर्द हमें बदल देता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि वही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया? देखिए, ये तो अक्सर होता रहता है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में नशीब फराज उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार तो ये होता है कि ज़िंदगी हमें ये पहचान कराती है कि लोग आपके साथ कितने हैं। अभी मैं एक बहुत शॉर्ट वक्त लूँगा आपका। अभी जल्दी एक वाक़या हुआ कि एक मेरा दोस्त था, बहुत पुराना साथी था, बहुत अच्छा, हमारी उसके साथ बहुत अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी, और कुछ बात को लेकर के बहस हो गई, किसी बात को लेकर के। तो हमने उससे बाद में, हालांकि मैंने सॉरी भी बोला क्योंकि वो बड़ा था उम्र में मुझसे, तो मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, दिल में कोई बात मत रखना। हमने उसे फिर त्यौहार भी आए तो त्यौहार की भी मुबारकबाद पेश की कि भाई आपकी बात, मतलब दिल में कोई बात ना रहने पाए। जो भी होता, अक्सर जब हम लोग साथ में रहते हैं, एक परिवार की तरह होते हैं, तो अक्सर शिकायतें होती हैं हमें आपस में एक दूसरे से। बिल्कुल। मगर फिर क्या हुआ कि एक मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था, उसके शहर में जब लगा, मेरा एक शो होना था मुशायरे ही का, तो कमेटी से मुझे फ़ोन आया कि आपको रहना है। मैंने कई बार पूछा कि ठीक है, क्या कैसे रहेगा, सब कुछ जब डील फाइनल हो गई तो मैंने कहा ठीक है मैं रहूँगा। और जब मैंने टिकट्स वगैरह निकाल लिए तो उसी कमेटी के लोगों ने फ़ोन किया, कहा कि वो मसला ये है कि वो जो आपका दोस्त था उसने जो है हमें इसलिए स्पॉन्सरशिप किया है, इस शर्त पे किया है कि आपको नहीं बुलाया जाए।
हाँ तो ये मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा कि बताइए, वो दोस्त जिसको हम इसलिए मतलब खुद बढ़ करके हमने उससे सलाम किया, उसको सॉरी बोला, जबकि गलती उसकी भी थी, इसलिए बोला ताकि रिश्ते खराब ना हो, और वही दोस्त उसने कभी हमको आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं की होगी, मगर अब मुझको गिराने में उस शख्स ने जो है हजारों रुपये खर्च कर दिए, बिला वजह खर्च कर दिए। तो मुझे एक शेर मैंने दोस्ती के हवाले से 2 शेर भी लिखे कि पर हो कमज़ोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं, मेरे कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। तो ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब आप उरूज पे होंगे तो जब आप ऊंचाइयों पे होंगे तो वो तमाम लोग जो आपको देखना नहीं पसंद करते तो वो आपके बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे, और जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो जो आपके सबसे करीबी लोग थे वो भी आपसे दूर भागेंगे, और उनको वो जो आपके बारे में ऐसी गलती बताएंगे, ऐसी कमियां बताएंगे। एक शेर मुझे याद आता है, किसी शायर का है, सूफी तुझे खबर ही नहीं राज़े इश्क की, आना हमारे पास तुम्हें हम बताएंगे, हम खुद तुम्हें बताएंगे अपनी बुराइयां, वो इसलिए कि लोग तुम्हें कम बताएंगे। क्या वाह वाह, बहुत अच्छा। बहुत गीतेश्वर बाबू साहब, क्या आपको लगता है कि बिना दर्द के भी उतनी ही गहराई से लिखा जा सकता है, या दर्द ही शब्दों को असली वजन देता है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, ग्रंथों ने भी कहा है, रसालों में भी मिलता है कि शब्द ब्रह्म है। सबसे बड़ी बात है, जितनी ताकत शब्द में है उतनी ताकत किसी में नहीं। एक शब्द किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए बहुत है। वो चाहे तो उसे बहुत उच्च स्तर पर ले जा सकता है, और चाहे तो उसे नीचे गिरा सकता है। मेरे दोस्तों का भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मंचों पे बहुत अच्छा पढ़ता था या पढ़ता हूँ, तो जो मंच पे मेरे साथी बैठते हैं वो कहीं ना कहीं से मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मुझे उनसे उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी बातों में उनसे वो बात मैं कह देता हूँ कि ऐसा मत करा करो, तुम जिस मुकाम पे हो उस मुकाम पे मैं भी हूँ, जो तुम करते हो ये भी कभी कभी मैं भी कर सकता हूँ। तो उनको वो बात कुछ ऐसी लगती थी। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, वो किस्सा मुझे याद आता है। मेरी जिंदगी का एक टर्न आया जब मैं पहले वीर रस लिखता था। अच्छा। वो वीर रस से ही मैं मंचों पे गया, बहुत अच्छा वीर रस लिखता था। मेरे एक साथी थे, वो भी वीर रस लिखते थे, वो मेरे से बड़े थे। जब हम दोनों मंच पे वीर रस पढ़ते थे, पहला नंबर मेरा आता था क्योंकि मैं जूनियर था, और उनका सेकंड नंबर आता था क्योंकि वो सीनियर थे। तो जब मेरी कविता बहुत हाई हो जाती थी तो वो नीचे उनका ग्राफ हो जाता था। तो उस वक्त मेरी आत्मा ये कहती थी कि ये गलत है, ये मेरे से सीनियर है, मेरे बुजुर्ग हैं, इनको मेरे से दर्द होता है। तो मैंने अपना पैटर्न बदल के मैंने श्रृंगार रस लिखना शुरू, उनको आगे बढ़ाने के लिए। तब मैंने एक बात कही थी, बहुत बढ़िया, उनसे भी कही थी मैंने, कि मैं लफ्जों को दर्द में मन का मीत बना लेता हूँ। क्या कहना? मैं शब्दों को दर्द में मन का मीत बना लेता हूँ, और मन में दर्द उबलता है तो मीठे गीत बना लेता हूँ। क्या मीठे गीत बना लेता हूँ। तब उन्होंने मुझे मेरे सर पर हाथ रख के एक बात कही थी, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहना? शकील गोंडवे साहब, अब मैं आपसे भी यही सवाल जानना चाहूंगा, आपके अनुभव से क्या शायरी सिर्फ दर्द से जन्म लेती है या जिंदगी के हर एहसास से? आप इसे कैसे देखते हैं? इससे पहले मैं अपने 2 इशार पेश करना चाहता हूँ जरूर। कि दिल को अपने इस तरह पत्थर बनाना चाहिए, क्या बात। दिल को अपने इस तरह पत्थर बनाना चाहिए, दर्द जब हद से बढ़े तो मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है। और जिंदगी हर शख्स की है इम्तिहान की एक डगर,
जिंदगी हर शख्स की है इम्तहां की एक डगर, जिंदगी को जिंदगी भर आजमाना चाहिए। क्या बात है, क्या वाह, जिंदगी को जिंदगी भर आजमाना चाहिए। बहुत खूब, वाह वाह। दर्द शायरी के लिए जरूरी है, हम्म, लेकिन उसके साथ साथ एहसास का भी होना बहुत जरूरी है। दर्द और एहसास अगर दोनों मिलते हैं तो जो शायरी होती है वो दूसरों के दिल तक असर करती है। क्या बात। इसलिए सिर्फ दर्द से शायरी नहीं होती, दर्द का शायरी के लिए होना जरूरी है, बेशक। और उसके साथ साथ एहसास का भी। एहसास बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी दूसरों के भलाई के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने एहसास को देखते हुए उसको तरक्की करने की कोशिश दिलाता है। जिंदगी में हर इंसान को चाहिए कि शायरी जो है उसको एहसास से जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। सिर्फ दर्द से नहीं। इसलिए मैं कहूँगा शायरी में दर्द जरूरी है, लेकिन हकीकत में शायरी एहसास की शायरी होती है। हाँ, एहसास होगा तो शायरी अच्छे से व्यक्त होगी, यदि एहसास ही नहीं है तो कैसे करेगा। दोस्तों, अब तक हमने उन एहसासों की बात की जो एक शायर को गहराई देते हैं, लेकिन जब वही अल्फाज लोगों के दिल तक पहुंचते हैं और पहचान बनती है, वहीं से शुरू होता है सफलता और पहचान का सफर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा दीदार बस्तवी साहब जी से, जब आपके अल्फाज लोगों के दिल तक पहुंचते हैं और कोई कहता है आपने दिल छू लिया, तो उस वक्त आपके अंदर क्या चलता है? वह एहसास आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। एक प्रोग्राम में मैं गया था और मैंने वहाँ पे अपने 4 मिसरे सुनाए। उस प्रोग्राम में एक लखनऊ की IAS अधिकारी थी, डॉक्टर मधुरमा सिंह, वो भी उसमें थी। और हमने 4 मिसरे पढ़े अपने कि सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ। सर छुपाने को मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुअज्जिन न मैं पुजारी हूँ। मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। क्या बात है, वाह। और वो कहने लगी, रोने लगी, वो कहने की दीदार बस करो, कितना रुलाओगे। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया है, या वो ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझसे ऐसा कुछ कहलवा लिया है, और कि जो सीधा दिल माँ बाप के, बुजुर्गों के दिलों पे असर करता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत फ़ख्र की बात है। एक शायर की जमा पूंजी वही है कि कोई आपका शेर सुन के रोने लगे और ये कहे कि बस करो दीदार, और कुछ मत सुनाओ। बहुत बढ़िया, तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी, बहुत बढ़िया, और मुझे भी लगा कि मैंने शायद जिंदगी में अच्छा कह दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकमल बलरामपुरी साहब, जब आपकी रचनाओं पर तालियां बजती हैं और लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, तो क्या उस वक्त आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, या वो सिर्फ एक खुशी का पल होता है? देखिए, शायर की जिम्मेदारी हर दौर में जो बढ़ती रहती है। अब वो जब शेर पढ़ता है तो सामीन इसलिए भी तालियां बजाती हैं, जो श्रोता होते हैं इसलिए तालियां बजाते हैं क्योंकि वो शेर कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी के करीब लगता है उनको। क्योंकि मैं शायर होने से पहले तो एक आम आदमी हूँ, और मेरे भी मसले वही हैं जो दूसरे लोगों के मसले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मैं मंचों पे खड़ा होता हूँ, कोई शेर पढ़ता हूँ, तो उनको लगता है कि ये हमारे ही मतलब की बात कर रहा है। एक दो चार शेर है मेरे कि ये मिजाज ना आया कभी तबीयत में, किसी का साथ ना छोड़ा किसी भी आफत में, हमारे पास करोड़ों के उसके वादे थे, जरा भी खोट ना आया हमारी नीयत में, इसी उम्मीद पे बाजार बन के बैठा हूँ, कभी तो कोई खरीदेगा अच्छी कीमत में,
तेरी नजर में मेरी कोई अहमियत तो नहीं, तू मुझको याद करेगा मगर मुसीबत में। क्या बात। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो एक शायर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि शायर समाज का आईना होता है और उसको पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने आईने में समाज को जिस तरीके से देखता है वो उसको उसी तरीके से लिखे तो ज्यादा बेहतर है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। गीतेश्वर बाबू साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एक शायर की असली पहचान कब बनती है? जब लोग उसे जानते हैं या जब लोग उसे महसूस करने लगते हैं? सर जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। शायर या गीतकार, कवि जब लिखने बैठता है तो उसके दिल में बहुत सारा तूफान उमड़ता है, बहुत सारे एहसास उमड़ते हैं। समाज का जो कुछ वो देखता है, समाज को, गरीबों को देखता है, बुजुर्गों को देखता है, माताओं को देखता है, पिताओं को देखता है, वो कहीं ना कहीं से वो बात उसको खटकती है। तब उसकी कलम में के जो लफ्ज़ हैं वो सिसकते हुए कहीं आगे बढ़ते हैं। तब मैंने एक गज़ल कहने की कोशिश करी थी। उसमें मैंने लिखा था कि तूफानों में दीप जलाना पड़ता है, तूफानों में दीप जलाना पड़ता है और जलते जख्मों को सहलाना पड़ता है। क्या बात। जलते जख्मों को सहलाना पड़ता है। और तुम क्या जानो गीत गजल की पीढ़ाएं, तुम क्या जानो गीत गजल की पीढ़ाएं, रोते रोते शब्द सजाना पड़ता है। बहुत बढ़िया। रोते रोते शब्द सजाना पड़ता है। और एक बहुत नाजुक सा शेर इस गजल का था जिसने मुझे बहुत शोहरत दी। लोग जब भी किसी मुशायरे या उसमें जाता हूँ तो उसे जरूर सुनते हैं। मैंने लिखा था कि मोम का मन है इन बंजारे कवियों का, मोम का मन है इन बंजारे कवियों का, अंगारों पे बैठ के गाना पड़ता है। क्या बात। अंगारों पे बैठ के गाना पड़ता है। बहुत खूब। वो इस गजल का अंतिम शेर था कि घायल ने गीतों की लाशें देखी हैं, बहुत बढ़िया। घायल ने गीतों गजलों की लाशें देखी हैं, खुद की अर्थी स्वयं उठाना पड़ता है। क्या बात। खुद की अर्थी स्वयं उठाना पड़ता बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। शकील गोंडवे साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से सफलता क्या होती है? क्या ये सिर्फ नाम और पहचान है या इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई भी होती है? देखिए, सफलता सिर्फ नाम और पहचान नहीं, सफलता एक जिसे कहा जाए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बेशक। अगर इंसान को किसी एक चीज में सफलता मिल जाती है तो उसके ईयरनेस फिर दूसरी सफलता के लिए जागरूक हो जाते हैं। इसलिए सफलता वो है जो इंसान जब जिस वक्त अपने आप को खुशी महसूस करता है, अपने आप को खुश रखता है, लेकिन अगर सफलता उसे नहीं मिली है तो वो अपने आप को जद्दोजहद के सांचे में ढाल कर रखता है उस सफलता को पाने के लिए जहां उसकी जो है पहुंचने की कोशिश होती है। सफलता के लिए ज़रूरी है कि इंसान को ज़िंदगी भर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बेशक। इसलिए मेरे हिसाब से सफलता और नाम वक्त के साथ साथ आ भी सकते हैं और वक्त के साथ साथ जा भी सकते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि ज़िंदगी में कोशिश करता रहे अपनी सफलता को पाने के लिए। बातों का अपना असर होता है दोस्तों, लेकिन जब वही बातें अल्फाज बनकर सुनाई देती हैं तो उनका असर और गहरा हो जाता है। तो अब मैं चाहूंगा कि हम इस महफिल को थोड़ा और खास बनाएं और सुने आप चारों के वो अल्फाज जो आपके दिल के सबसे करीब हैं। दीदार वत्सवी साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। एक ऐसी रचना या शेर सुनाइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसे सुनकर लोग आपको महसूस कर सकें। 4 साल पहले का वाकया है।
कि एक मुशायरा चल रहा था। स्टेज पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, बाकी जो शायर थे वो पढ़ते थे, फिर सामीन के रो में आके बैठ जाते थे। मुझे भी बुलाया गया पढ़ने के लिए, तो गया, वो पढ़ करके फिर मैं आगे बैठ गया। लोगों ने बहुत अच्छा सुना। तो कुछ ही देर बाद एक वहाँ से सामने से एक शख्स उठा और उठ के जाने लगा और आके मेरे पास रुक गया। उसने कहा कि मैं यहाँ से एक शेर लेके जा रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा। हमने कहा कौन सा शेर? तो उसने मेरा शेर सुनाया। वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, इस वक्त फख्र हुआ। फिर उसने कहा कि आप मुझे अपनी किताब कब दे रहे हैं? वो गज़ल का मतलब 2 शेर इस तरह से थे कि नदी, पहाड़, समंदर, चट्टान कुछ भी नहीं। क्या बात, वाह, नदी, चट्टान, पहाड़, समंदर, चट्टान कुछ भी नहीं। अगर हो हौसला तो आसमान कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं। क्या बात, बहुत खूब। अगर हो हौसला तो आसमान कुछ भी नहीं, और रविश गलत है तो राहों में अड़चने हैं बहुत, इरादे नेक हों तो इम्तिहान कुछ भी कुछ भी नहीं। वाह, बहुत क्या बढ़िया। बात है। जो शेर उन्होंने पसंद किया वो शेर ये था कि ना अब तो माँ है और न ही माँ की याद है घर में। ना अब तो माँ है नहीं माँ, न ही माँ की याद है घर में, सरौता, लौंग, डली, पानदान कुछ भी कुछ भी नहीं। नहीं। आहा, बहुत अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अकमल बलरामपुरी साहब, अब आपसे गुजारिश है, अब आप भी एक ऐसा कलाम सुनाइए जिससे आपका सफर, आपका एहसास झलकता हो। देखिए, माँ बाप के बगैर तो मुझे लगता है कि कोई भी सफर मुकम्मल नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब। जब आप जिंदगी के किसी पड़ाव पे पहुंचते हो या जब कामयाबियां आपके कदम चूम रही हो और लोग आपको पहचानने लगे, तो मुझे लगता है कि माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है। बहुत आप जब भी गिरते हैं जमीन पर तो वो सहारा बाप देता, अपना बाजू देता आपको ऊपर उठाने के लिए। बिल्कुल। मेरे वालिद तो नहीं है अभी इस दुनिया में, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, और मगर वो जब तक थे तब तक मुझे एहसास नहीं होता था। मुझे लगता था कोई भी काम होता था देख लेंगे, अब्बा हैं, कभी पैसों वैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है अब्बा को बोल देंगे, वहाँ से मिल जाता है। क्योंकि बाप के जाने के बाद आप भाइयों से वो बात नहीं कर सकते हैं। जब आप कभी अकेले में होते हैं तो महसूस होता है कि नहीं, वालिद होते तो कुछ और बात होती। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम कुछ भी हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों पे बहुत कमी खलती है। ऐसा लगता है कि यार नया घर खरीदा, चलो अब्बा होते खुश होते, नई गाड़ी ली, अब्बा होते तो कितना खुश होते। आज बहुत जब उनके आराम करने का वक्त आया तो अब वो उस दुनिया में नहीं रहे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने खून से जो है हम लोगों को सींचा। मैंने एक शेर कहा था अपने वालिद के ऊपर ही कि मेरी हयात का रखते सफ़र भी जारी है, तुम्हारे बाद तो हर जीती बाजी हारी है, तेरे बगैर कभी दिन नहीं गुजारा था, तेरे बगैर मगर ईद अब गुजारी है। मैं आज कब्र पे अब्बा के कह के आया हूँ कि हर खुशी पे कमी खल रही तुम्हारी है। क्या बात। और ज़िंदगी में आप जब भी कुछ बहुत बेहतर आपको अचीव होगा, बहुत कुछ हासिल होगा, तो मुझे लगता है कि उस वक्त आप कहीं ना कहीं अंदर से जो है, जिनके बाप नहीं जिंदा है, माँ नहीं जिंदा है, तो उनको लगेगा कि अंदर ही अंदर कहीं ना उनकी कमी बहुत खलती है कि आज होते तो वो एक कामयाबी देखते तो कितनी खुशी होती, जिसको वो कहते थे कि भाई ये बेटा क्या नाम है, होता ना कि घर में जब छोटा बेटा होता तो उसको ज्यादा ही इसलिए भी ताने दिए जाते हैं ताकि वो और आगे बढ़े और मेहनत करे, इसलिए उसमें कमियां निकाली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मगर जब तक बाप होता तब तक कमी बिल्कुल खलती ही नहीं है। बिल्कुल हम सबको समझते हैं कि अरे अब्बा है तो सब संभाल लेंगे, पीठ पीछे कुछ भी कर लेंगे हम। ठीक है। तो एक शेर मेरा और है कि बाप का साया मयस्सर हो तो बेफिक्री है, ऐसे साये में तो तन्हाई नहीं होती है, बाप मर जाए तो हर शय में कमी लगती है, ऐसे नुकसान की भरपाई नहीं होती है। क्या बात। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। गीतेश्वर बाबू साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी कोई ऐसी रचना सुनाएं जो आपकी पहचान बन चुकी हो और जिसे सुनकर लोग आपसे जुड़ जाते हों। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, माता पिता वाली। निश्चित रूप से माता और पिता इस जिंदगी का वो अनमोल हिस्सा है कि उनके बगैर जिंदगी बिल्कुल अधूरी हो जाती है। जब समाज में देखने का वक्त आता है, किसी के पिताजी भीख मांगते रहे, किसी की माँ दूसरे के घर बर्तन मांगने जाती है, तो ये दर्द कहीं ना कहीं मन को बहुत पीड़ित करता है।
तब मैंने 1-2-4 मुक्तक कहे थे इस पे माता पिताजी के लिए। सबसे पहले एक सुनाता हूं मैं आपको कि गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, गम का एहसास भी होने नहीं दिया तुमको, आगे नहीं। और दर्द खुद पी लिया रोने नहीं दिया तुमको। क्या बात है। बहुत दर्द बढ़िया, खुद पी बहुत लिया, बढ़िया। रोने नहीं दिया तुमको, और वो बूढ़ा बाप तरसता है रोटियों के लिए, वो बूढ़ा बाप तरसता है रोटियों के लिए, जिसने भूखा कभी सोने नहीं दिया, वाह, बहुत खूब, भूखा बहुत बहुत खूब। खूब। सोने नहीं दिया तुमको। बिल्कुल। यही माँ के लिए मैंने एक बात कही थी। हाँ, अगर माँ के लिए बात नहीं कहेंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा था कि जब सूखी रोटियां हम्म, आंसू में डुबाई होंगी, हम्म, जब सूखी रोटियां आंसू में डुबाई होंगी, और बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी, बीमार बेटे ने रोते हुए खाई होंगी, और माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली, माँ के सीने में जली होगी दर्द की होली, और खुदा को सारी रात नींद ना आई होगी, वाह, क्या खुदा को बहुत सारी खूब। रात नींद ना आती होगी। और माँ बाप की दुआओं में जो असर होता है, उनको 4 पंक्तियां रखता हूँ कि मंजिलें खुद मुझे राहों का पता देती हैं, आगे नहीं। मंजिलें खुद मुझे खुद मुझे राहों का पता देती हैं, और आंधियां घर के चिरागों को जला देती हैं, वाह, आंधियां घर के चिरागों को जला देती हैं, और मैंने माँ बाप के कदमों को खुदा मान लिया, क्या बात है। आगे वाह नहीं। वाह वाह। मैंने माँ बाप के कदमों को खुदा मान लिया, अब खुशी रोज मेरे दर पे सदा। आहा, वाह, आगे नहीं। बहुत खुशी खूब, बहुत खूब। अब इस खूबसूरत महफिल को आगे बढ़ाते हुए हम शकील साहब आपसे जानना चाहेंगे, आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने अल्फाज से कुछ ऐसा सुनाइए, एक शेर या कोई नज्म जो सीधे दिल में उतर जाए। मैं खासकर इस सवाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी आंखों में आंसू भरा है अभी अकमल भाई ने अपने वालिद साहब के बारे में जो कहा कि उनका साया सर से उठ गया है। तो मैं जब LLB के पार्ट 3 में 3rd ईयर में था तो मेरे वालिद साहब गुजर गए। उनके जाने का मुझे वो एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी वालदा का जो है इंतकाल हुआ 2013 में, तो मैं मेंटली कम से कम 6 महीना तक डिस्टर्ब रहा। मुझे याद है जब मेरी वालदा हयात में थी तो मैं 98 या 99 में ये शेर कहा था कि मैं अपने गांव से जब शहर की जानिब निकलता हूँ, आगे नहीं। मैं अपने गांव से जब शहर की जानिब निकलता हूँ, मेरी माँ के जो आंसू हैं वो मोती बन के गिरते हैं। क्या बात है। मेरी माँ के जो आंसू हैं वो मोती बन के गिरते हैं। और एक शेर है माँ के लिए कि कलेजा छलनी हो जाए या आंखें खुश्क हो जाएं, कलेजा छलनी हो जाए या आंखें खुश्क हो जाएं, मेरी माँ के जो आंसू हैं वो मोती बन के गिरते हैं। आगे नहीं। वाह, मेरी माँ के बहुत जो खूब, आंसू हैं बहुत खूब। वो मोती बन के गिरते हैं। और एक गज़ल के 2-3 शेर है कि उतार लेती है जब मौत जिंदगी का लिबास, उतार लेती है जब मौत जिंदगी का लिबास, खुदी के तन से उतरता है खुद सरी का लिबास। का लिबास क्या और फिर देखे कि हमारे गांव में अब तक वही अंधेरा है, तुम्हारे शहर ने पहना है रोशनी का रोशनी का लिबास। बहुत अच्छा। कबाए ऐश में वो आज मस्त रहता है, कबाए ऐश में आज मस्त रहता। वो आज मस्त रहता है कि जिसके जिस्म पर रहता था मुफलिसी का लिबास। क्या कहने। वही तो करता है इंसाफ का भी खून अक्सर, पहन रखा है जो मुंसिफ ने मुंसफी का लिबास। क्या बात है, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने अल्फाजों को महसूस किया जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, लेकिन आज का दौर थोड़ा अलग है दोस्तों। अब अल्फाज सिर्फ कागज तक नहीं रहे, वो स्क्रीन पर भी हैं और कभी कभी नंबर्स में भी बदल जाते हैं। तो अब
हम बात करते हैं उस रियलिटी की जिसका सामना आज हर शायर कर रहा है। दीदार बस्तवी साहब, देखा गया है कि आजकल लोग व्यूज और फेम के लिए भी लिखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इससे शायरी की सच्चाई कहीं कम हो रही है? सर, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और पहले जो शायरी का मेयार हुआ करता था उसमें ना व्यूज़ होते थे, ना कमेंट होते थे, ना लाइक होते थे। तो ज़माना बदला है, तो शायर ने अपना रवैया भी बदला है थोड़ा सा। व्यूज़ के चक्कर में उसने अपने मेयार से थोड़ा समझौता किया है। भले वो मेयार वो किताबों पे कायम रखता हो, स्टेज पे कायम रखता हो, मगर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और जगहों पे वो अपने मेयार से समझौता करता है और थोड़ा सा अपने सतह पे ना आकर के पब्लिक को जो है पब्लिक की सतह पे खुद आ जाता है। और पब्लिक जिस तरह की शायरी पसंद करती है, जो सुनना चाहती है, जो जिस तरह का शेर सुनना चाहते हैं लोग, उसी पे आमादा हो जाता है शायर व्यूज़ के चक्कर में। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें शायर तो आगे बढ़ जाता है, शायरी पीछे छूट जाती है। क्या बिल्कुल सही बहुत कहा। बढ़िया बात। अकमल बलरामपुरी साहब, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके नजरिए से सोशल मीडिया ने शायरी को आगे बढ़ाया है या कहीं ना कहीं इसका स्तर घटा भी दिया है? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका सर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बढ़ाया भी है और कहीं ना कहीं इसके मेयार को गिराया भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है उसके असरात जो हैं अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। जब से सोशल मीडिया है लोग शायर कम अदाकार ज़्यादा हो गए हैं। शायरी कम करते हैं, हाथ पांव ज़्यादा चलाते हैं स्टेज पे, आप देखते होंगे। बिल्कुल। जब से सोशल मीडिया आया लोग जो है नकली अदाकार भी बन करके सामने आ रहे हैं। मैं इधर कई सालों से देख रहा हूँ जो एक गिरोह चले आ रहे हैं जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं शायरी के नाम पर। वो इस तरीके से खेलते हैं कि वो पूरी पब्लिक को बेवकूफ भी बना देते हैं शायरी के नाम पर, और उनका धंधा भी बहुत अच्छा चल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ ऐसे शायर कवि आ गए हैं जो धार्मिक सहारा भी लेते हैं। ठीक है, अगर वो क्या नाम है मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम का सहारा लेंगे, उनकी धार्मिक चीज़ों को लेंगे। मुझे याद आता है एक आचार्य जी हैं, अभी कुछ दिनों पहले वो बहुत शायरी बहुत अच्छी करते थे। वो किसी रिलीजन को लेकर के, खास समुदाय को लेकर के। बाद में जब उन्होंने पार्टी बदली तो शायरी भी उन्होंने बदल दी, सब कुछ बदल दिया, जुबान भी बदल दी। तो मुझे लगता है कि शायर जो होता है, जो अच्छा शायर होता है, वो किसी भी समुदाय का नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक फनकार की कोई सरहद नहीं होती है। एक फनकार अगर देखें तो वो किसी भी मजहब का नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो तमाम धर्मों को बहुत एक नज़र से देखता है, तमाम धर्मों के मानने वालों को देखता है। वो होता है, अगर कोई कवि है, हिंदू है, ठीक है, वो है रिलीजन, लेकिन वो कभी भी दूसरों पे अपने मजहब को नहीं थोपेगा। वो शायर है तो वो हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करेगा। शायर, क्योंकि शायरी मोहब्बत ही का नाम है। अगर देखा जाए तो शायरी पूरी तरीके से मोहब्बत का नाम है। मगर इधर कुछ दिनों से जैसा हम देख रहे हैं कि शायरी कहीं ना कहीं जो है अब शायरी ना होकर के अदाकारी हो रही है। छिछोरापन भी आ चुका है। छिछोरापन भी आ चुका। आप मंचों पे देखें, फुहड़ता आ गई है बहुत ज्यादा। आप पहले क्या था कि शायरी के नाम पर पूरी शायरी के नाम पे फुहड़ता आ गई है। अब पहले क्या था, लोग अपने बच्चों को, मुझे याद है मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ करके गया था अपने यहाँ पे मुशायरा सुनने। मगर एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने वालिद साहब को नहीं बुलाना चाहता था कि वो आके मुशायरे में बैठे सुने। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कई मरतबा ऐसी चीजें आ जाती थी कि वो थोड़ा सा रिश्तों की जो मर्यादा होती कहीं ना कहीं उन मर्यादा को लांघने की कोशिश करती थी। तो मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मेरे घर का कोई फर्द आए और मुशायरा सुने। और इस तरीके से चीजें जो है अगर हम समाज में देखें तो ये बहुत बढ़ रही है। और जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो शायरी की और बुरी हालात हो गए हैं। मजाक हो गया, हर घर में एक शायर पैदा हो गया। नेताजी भी डाल रहे हैं तो 2 लाइन की शायरी लिख करके पोस्ट डाल रहे हैं घर। अब उसमें शायरी में भी अलग अलग कैटेगरी आ गई। ओपन माइक की कैटेगरी आ गई है, रैप का जो रैप सॉन्ग होते हैं उसकी भी एक कैटेगरी आ गई है। अगर आप देखें तो शायरी कहीं ना कहीं कई हिस्सों में बढ़ गई। अब शायरी सब कुछ हो रहा मगर शायरी हो ही नहीं रही किसी वास्तव में। मुझे मनोहर राणा साहब का एक शेर याद आता है कि जब दुनिया है ना शायर यहाँ पे सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। गजल हम तेरे आशिक हैं मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। गीतेश्वर बाबू घायल साहब,
क्या आज के दौर में टैलेंट से ज्यादा विजिबिलिटी जरूरी हो गई है? आप इसे कैसे देखते हैं? आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है अपनी जगह। टैलेंट तो आजकल मंच पे बचा ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिर्फ शोबाजी बनी है। शोबाजी बच गई है ज्यादातर। कहीं मैं अभी तक एक दो दोस्तों से मिला जो मंचों पे बहुत चलते हैं। जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे जो बात कही वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को लगी। उन्हें कि भाऊ भैया आप किस चक्कर में पड़े हो, कहाँ की कविता, कहाँ के गीत और कहाँ का लिखना। कवि सम्मेलन तो आजकल इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गई है और ये इंडस्ट्री की तरह चलाया जाता है। इंडस्ट्री की तरह चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही। और वो इंडस्ट्री की तरह ही चला रहा है। क्योंकि आज हम देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बिल्कुल सही बात। कुछ लोगों के समूह बन गए, समूह बन उसमें 15, 20, 25 लोग होते हैं। हाँ 5 इस जगह हैं, उसमें से 2 उनने कम करे, फिर 2 दूसरे जोड़े, दूसरी जगह हैं, फिर 5 कम कर, 5 में से 2 निकाले, फिर 2 दूसरे करे, इस तरह उसको आगे बढ़ाते हो। वो 25 का समूह साल भर तक चलता रहता है। उनको सबको अवसर मिलता है और जो बेचारा अच्छे लिख रहे हैं वो घर बैठे। तो इस तरह का वो चलता। मैंने एक मेरा 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, देखें आप उसको, कि एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया, एक कतरे को समंदर कह दिया तो कह दिया, और हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया। क्या बात है। हमने प्यादे को कलंदर कह दिया तो कह दिया। अरे हौसलों की बात है ये, क्यों डरें, किससे डरें। हौसलों की बात है ये, क्यों डरें, किससे डरें। हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया। क्या बात। हमने खुद को गर सिकंदर कह दिया तो कह दिया। ये बात मैं उनसे कहता हूँ कि हम बिकाऊ कवि नहीं है मंच पे, हम समाज के दर्पण हैं। हमें समाज को कुछ देना है, आज के बच्चों को कुछ देना है। ये कल का अगर बच्चा जब कवि सम्मेलन में जाएगा और घर आएगा तो चुटकुले सुन के आएगा। हाँ। लेकिन उसके दिमाग में जब बात बैठेगी तो वो जब कवि सम्मेलन का नाम निकलेगा वो तो कहेगा कवि सम्मेलन तो खाली चुटकुले होते हैं, इसमें कोई शायरी और कविता तो है नहीं। तो वो पूरी संस्कृति बदल गई, बिल्कुल पूरा माहौल बदल गया, और ये भविष्य के लिए बहुत दुखदायी है। तो इसमें हमें कहीं ना कहीं से आगे आके इस माहौल को खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। शकील गोंडवी साहब, आपके हिसाब से क्या आज लिखने का मकसद बदल रहा है, एक्सप्रेशन से ज्यादा अटेंशन की तरफ? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं और एक्सप्रेशन के साथ साथ अटेंशन का भी दखल हो गया है। मैं अटेंशन के लिए ये शेर कहता हूं, बल्कि वो मक्ता कह लीजिए, लेकिन वो एक ही शेर है कि शायरी के साथ अदाकारी जरूरी है शकील। शायरी के साथ अदाकारी जरूरी है शकील, जिस तरह भी हो हमें तो दाद मिलनी चाहिए। क्या बात है, बहुत को जिस तरह भी हो, वर्तमान माहौल यही है। बहुत बढ़िया। शायरी के साथ अदाकारी जरूरी है शकील, जिस तरह भी हो हमें तो दाद मिलनी चाहिए। तो ये अटेंशन के लिए जो है मौजूद शेर था। अब हम चलते हैं एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन जो है वो एहसासात की शायरी है, और असल शायरी वही है जिस तरह से हमारे अकमल भाई ने कहा कि अगर आपके अंदर एक्सप्रेशन नहीं है तो शायरी नहीं हो सकती। अटेंशन वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन एक्सप्रेशन की शायरी हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए मैं जो कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूं वो दिल से दिल तक पहुंचे, इस तरीके की शायरी करने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत दिलचस्प बातें सामने आई, और यही इस दौर की खूबसूरती है दोस्तों, जहां सोच भी बदल रही है और अभिव्यक्ति के तरीके भी। लेकिन आखिर में हर शायर की असली पहचान उसके अल्फाज ही होते हैं। तो चलिए एक बार फिर लौटते हैं उसी दुनिया में जहां से ये सफर शुरू हुआ था, यानी अल्फाजों की दुनिया में। दीदार बदसवी साहब, अब आप एक ऐसा कलाम सुनाइए जिसमें जिंदगी की सच्चाई भी हो
और आगे बढ़ने की रोशनी भी। 4 मिसरे में पेश करता हूँ जिसमें आज के नौजवान नस्ल की सच्चाई है और नौजवान नस्ल की अक्कासी करता है कि जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, वाह, कांटों में अब गुलों की सिफत जाग उठी है। जाते हैं संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर, कांटों में अब गुलों की सिफत जाग उठी है, और हम इसको तरक्की कहें कि दौरे तबाही, मर्दों में औरतों की सिफत जाग उठी है। क्या बात है, वाह वाह, हकीकत है, नया लिखा, हकीकत है। हकीकत है और वो नया है कुछ। 4 मिसरे और मैं पेश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि अब अंधेरों की जद में है तहजीब, अंधेरों की जद में। रोशनी की कोई भी आस नहीं। अब अंधेरों की जद में है तहजीब, रोशनी की कोई भी आस नहीं। हाँ यही है उरूज फैशन का, जिस्म ही जिस्म है लिबास नहीं। क्या बात है, बहुत जिस्म ही जिस्म है लिबास नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकमल बलरामपुरी साहब, अब इस दौर को मुकम्मल करते हुए आपसे गुजारिश है, एक ऐसा शेर सुनाइए जो सुनने वाले के दिल में उम्मीद जगा दे। सिन्हा साहब 2-4 शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि हम भी तुम्हारे शहर के हर दर के हो गए, जैसे तमाम लोग सिकंदर के हो गए। जिसके लिए मैं छोड़कर लश्कर को आ गया, वो मुझको तनहा छोड़कर लश्कर के हो गए। क्या बात, वाह, अपनी अना में चूर था दरिया तो ये हुआ, कतरे थे जितने सारे समंदर के हो गए। क्या बात, ए यार तेरी झूठी मोहब्बत को देखकर हीरे बनाने वाले भी पत्थर के हो गए। क्या बात है, और बहुत दोस्ती के हवाले से 4 मिसरे और हैं कि तंज करते हैं जो छोटों पे बहुत हंसते हैं, हाँ, वो बड़े लोग बड़े हो के बड़े सस्ते हैं। हाँ, तंज करते हैं जो छोटों पे बहुत हंसते हैं, वो बड़े लोग बड़े हो के बड़े सस्ते हैं। सिर्फ एहसास बदलना है जमाने का मुझे, जो मुखालिफ है मेरे दोस्त भी हो सकते हैं। वाह, मोहब्बतों के हवाले से अगर बात करें तो 2 शेर और मैं पढ़ूंगा कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं। हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार हार जाते जाते हैं। हैं, वाह। और ये आखिर में एक शेर है कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे 1000 लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। क्या क्या कहते हैं, बहुत, क्या? बहुत बहुत खूब। गीतेश्वर बाबू साहब, इस बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक ऐसी रचना या गीत सुनाइए आप हमारे दर्शकों को, जो किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा होने की हिम्मत दे सके। कुछ ऐसा जो सिर्फ सुना ना जाए, महसूस भी किया जाए। बहुत अच्छी बात कही आगे आपने, वही चाहता था कि आप मुझसे इस तरह का कुछ कहें। मैं चूंकि तरन्नुम का कवि हूँ, तो आप अनुमति दे तो कवि तरन्नुम में सुनाऊं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत दर्दीली बात है, बहुत दर्द है उसमें। एक गरीब को आप सामने रखें और मेरी ये पंक्तियां सुने। मैं एक शब्द चित्र बनाना चाहता हूँ आपके सामने, नया प्रयोग देखें आप। कि बारिशों में भीगता रहा, बारिशों में भीगता रहा, और सर्दियों में कांपता रहा, आगे नहीं। सर्दियों में कांपता रहा, और खुशियों ने निभाई दुश्मनी, क्या कहते? खुशियों ने निभाई दुश्मनी, और गमों से तरासता रहा, गम उसे तरासता रहा, और तिनका तिनका टूटता रहा, तिनका तिनका टूटता रहा, आशियाना उस गरीब क्या का, वाह, तिनका तिनका टूटता रहा,
आशियाना उस गरीब का, और गर्मियों में जिस्म जल गया, गर्मियों में जिस्म जल गया, वो रोटियां तलाशता, क्या बात है, बहुत वो रोटियां तलाशता रहा। और आप अनुमति दे तो 2-4 शेर और हाँ, जरूर जरूर। देखें आप, इस गजल ने मुझे बहुत शोहरत दी, बहुत मंच दिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धरातल दिया, और इसी की बदौलत मैं फिल्मी दुनिया तक गया और फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। वो सफर भी मेरा इसी गजल से हुआ। देखें कि दर्द में मेरी तरह, दर्द में मेरी तरह तू मुस्कुरा के देख, और मिटने का दर्द क्या है घरौंदा बना के देख, मिटने का दर्द क्या है घरौंदा बना के देख, कि होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी। मैं वर्तमान या यूं कहें कि समाज की दुर्गति बताना चाहता हूँ, छोटे बड़े का भेद बताना चाहता हूँ, कि होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी, अरे होती है बसर कैसे मुफलिस की जिंदगी, अरे ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख, अरे ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख, कि तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया, क्या बात, तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया, अरे तूने तेरे महल में तो सूरज सजा लिया, बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख, बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख। और ये शेर जिसने मुझे बहुत बहुत शोहरत दी, आपके सामने रखता हूँ। देखें आप, बेबस की झोंपड़ी में एक दिया जला के देख, कि कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है, कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है, अरे कोठे के घुंघरुओं में तबाही का दर्द है, निर्धन की बेटियों को तू हल्दी लगा के देख, अरे निर्धन की बेटियों को तू हल्दी लगा के देख। और अंतिम मक्ते का शेर इसके सामने रखता हूँ। देखें आप, कि ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे, ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे, ये दौलत ये ताजो तख्त तुझे सर झुकाएंगे, माँ बाप के कदमों में तू सर को झुका के देख, माँ बाप के कदमों में तू सर को झुका के देख, ऊंचे मकान वाले कभी नीचे आके देख, ऊंचे मकान वाले कभी नीचे। बहुत बहुत बढ़िया। शकील गोंडवी साहब, अब आप एक ऐसा शेर या कलाम हमारे दर्शकों को पेश करें जिसमें गिरकर उठने की ताकत हो, जो ये याद दिलाए कि हार अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी हो सकती है। हजरत अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, बहुत बढ़िया। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और मेरा एक शेर है कि अज़्म जिनके जवान होते हैं, अज़्म जिनके जवान होते हैं, लोग वो कामरान होते हैं। क्या बात है। अज़्म जिनके जवान होते हैं, लोग वो कामरान होते हैं, लोग वो कामरान होते हैं, ठोकरों से ना हटा राहे वफा से मुझको, ठोकरों से ना हटा राहे वफा से मुझको, ठोकरें खा के मैं कुछ और संभल जाऊंगा।
क्या बात, ठोकरें खा के मैं कुछ और संभल जाऊंगा। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जो अल्फाज हमने सुने, उन्होंने सिर्फ दिल को छुआ नहीं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया। और शायद यही असली ताकत होती है शब्दों की, कि वो सिर्फ कहे नहीं जाते, वो असर छोड़ते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा उस असर की, उस इम्पैक्ट की, जो एक शायर अपने अल्फाजों के जरिए दुनिया पर छोड़ता है। अब मैं आप चारों से एक साथ जानना चाहूंगा, अगर आपकी एक रचना किसी एक इंसान की जिंदगी बदल सकती हो, तो आप क्या लिखना चाहेंगे? और ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाए? सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा दीदार साहब से, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी किसी रचना ने सच में किसी की जिंदगी को छुआ हो या बदल दिया हो? लखनऊ के एक मुशायरे में मेरी शिरकत हुई। मुशायरा ख़त्म हुआ तो मिलने जुलने वालों का दौर शुरू हुआ, तो 7-8 लड़कों ने घेर लिया मुझे वहाँ पे। उसके बाद मेरे ही शेर कुछ सुनाने लगे मुझे कि आपने वो शेर नहीं पढ़ा, आपने ये शेर नहीं पढ़ा। तो उसमें एक लड़का था, करीब मैं समझता हूँ 18-20 साल की उम्र रही होगी उसकी। वो शेर उसने मुझे याद दिलाया जो शेर मैंने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ। 18-20 साल का नौजवान लड़का अगर मेरे इस शेर को याद रखता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके दिल में उसके माँ बाप की कितनी इज्जत होगी, कितना खिदमत गुजार लड़का होगा, माँ बाप का कितना वफादार होगा और कितना ख्याल रखता होगा। अच्छी बात। तो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गया, बहुत अच्छा लगा उसका मिलना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अकमल बलरामपुरी साहब, आपको क्या लगता है, क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान की सोच या जिंदगी बदल सके, या ये सिर्फ एक एहसास होता है? नहीं सर, शब्दों में तो बहुत ताकत होती है। शब्द तो ऐसे ऐसे होते हैं कि अगर कोई इंसान, कभी कभी आपने देखते हैं आप कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की शब्दों से आहत होकर के आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। तो शब्द जाहिर सी बात है, जो बात होती है, जो लफ्ज़ होते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी को बहुत बदलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं, जिसको कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। मेरा एक शेर है कि तुझे चालाक दुनिया के हर एक किस्से सुना दूंगा, मैं तेरे दुख के रास्तों से भी हर कांटे हटा दूंगा। मुझे जीरो समझते हैं, मुझे जीरो समझते सब, मगर मेरी हकीकत है, मैं जिसके साथ लग जाऊं उसे कुछ भी बना दूंगा। क्या अरे वाह। इसीलिए कभी किसी जीरो को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। उसके बगैर जो है किसी भी गिनती को आप समझें कि तस्वुर नामुमकिन है मुकम्मल होने का। और मुझे लगता है कि शायरी जो है वो सच में कहीं ना कहीं, तो क्योंकि शायरी जो है वो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए कहा गया था कि मीर की जो आप बीती वो जग बीती बताया गया था मीर तकी मीर के बारे में। क्योंकि शायरी का जो दायरा अगर आप देखें तो समाज ही के जो मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन्हीं के ज़रिए वहीं से अशार निकलते हैं शायरों के पास। तो मुझे लगता है कि शायरी का बहुत अहम रोल है किसी को बदलने में। बहुत सारे जो IAS होते हैं, जो UPSC जो निकालते हैं, आप देखते होंगे कि वो तमाम ज़्यादातर जो IAS मैंने देखा है, उनके इंटरव्यू देखे हैं, तो वो हमेशा किसी ना किसी की शायरी ज़रूर कोट करते हैं, चाहे वो अल्लामा इकबाल हो, गालिब हो या कोई भी शायर हो, तो उनकी शायरी वो ज़रूर कोट करेंगे। तो मैंने भी एक शेर पढ़ा था, और जब मैंने वो देखा लोगों की फेसबुक वॉल पे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो बात रही होगी, तभी ये मेरी शायरी पोस्ट की है लोगों ने। क्योंकि शायरों के जरिए लोग अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। सही बात है। तो है कि बिछड़ते वक्त तो वादा हुआ था दोनों में,
कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। ये मेरा शेर है कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी, हमारे बाद तेरी महफिलों की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी। क्या बात है, क्या बढ़िया बात है, बढ़िया बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। गिद्धेश्वर बाबू साहब, अगर आपको अपने अल्फाजों के जरिए लोगों तक एक ही मैसेज पहुंचाना हो तो क्या होगा? आपने आज वर्तमान का प्रश्न करा और ये बहुत जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ कि एक शायर होता है और एक कवि होता है, ये अपने आप से नहीं बनता, इसको ऊपर वाला नेमत बस बख्शता है, तब जाके उसकी कलम में ताशीर आती है, जोश आता है और उसको लोग पढ़ें, लोग सुने, ये तासीर आती है। लेकिन आजकल देखा ये जा रहा है कि ये व्यवसाय बन गया, कविता और गज़ल व्यवसाय बन गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के लोगों से, लिखने वालों से, कि कवि और शायर समाज का दर्पण है। वो क्या लिखता है, क्या बोलता है, क्या समझाता है लोगों को, उसमें समाज दिखता है, समाज का दर्द दिखता है, समाज का की व्यथाएं दिखती हैं, समाज की कुरूपता दिखती है, समाज की जो संस्कृति बिगड़ रही वो दिखती है। तो उसको संभालने के लिए शायर कवि अपना काम करे तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ समाज को दे सकता है। इसलिए उसको कलम उसके लिए नहीं दी गई है, ये कलम दी गई है समाज के लिए। और मैं जब तक समझता हूँ, सभी लोग मेरे बड़े बैठे हैं यहाँ पर, कविता या गजल का प्रवाह जो आता है वो मन से या आपके दिमाग से नहीं आता, वो कहीं से आता है। जब आप कलम दवा या वो लेके बैठते हैं कागज, तो अपने आप वो शब्द आते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको पता भी नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो पता चलता मैंने कब लिख दिया है जी। तो ये ऊपर वाले का प्रवाह है, इसको दूषित नहीं करते हुए समाज को वो दीजिए जो आपको ऊपर वाले ने देने के लिए आपको हिमायत दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शकील साहब, आपके हिसाब से शब्दों की असली ताकत क्या होती है? क्या वो सिर्फ महसूस कराते हैं या सच में जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं? देखिए, शब्दों में तो महसूसात होते ही हैं, हर शब्द का एक अपना मीनिंग होता है और शब्द ही इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। कभी एक जुमला किसी के खुशी को बहुत ऊंचा ले जाता है और कभी शब्द इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देता है। शब्द में तासीर होता है और शब्द ही ऐसा है जो इंसान की दिशा भी बदल देता है। इसलिए हम लोगों को ऐसी शायरी करनी चाहिए कि जो इंसान की दिशा बदले और जिनसे इंसान के दिल को खुशी महसूस है। बिल्कुल। दीदार साहब, अब इस महफिल को एक खूबसूरत एहसास देने के लिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। अब आप एक ऐसा शेर या रचना सुनाइए जो जिंदगी का सार बयान कर दे। अर्ज करता हूँ कि लोहा और न वार से जाना जाता है, लोहा और न वार से जाना जाता है, खंजर अपनी धार से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। खंजर अपनी धार से जाना जाता है। और पूरी जिंदगी की सच्चाई, शहर की सच्चाई, दो मिसरों में। खंजर अपनी धार से जाना जाता है, शहर में किसकी मौत हुई बीमार है कौन, शहर में किसकी मौत हुई बीमार है कौन, टीवी और अखबार से जाना जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शहर में किसकी मौत हुई बीमार है कौन, टीवी और अखबार से जाना जाता है। और बीवी की नजरों में शौहर का दर्जा, गाड़ी बंगला कार से जाना जाता है। अरे क्या बात क्या है। बीवी की नजरों में शौहर आज का के दौर की दर्जा, सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी बंगला कार से जाना जाता है। वाह वाह। और कौन है जाहिल, कौन मुहज्जब है कितना, लहजा और गुफ्तार से जाना जाता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। कितने गम लिपटे हैं उसके पैरों से, कितने गम लिपटे हैं उसके पैरों से,
घुंघरू की झनकार से जाना जाता है, क्या बात है। घुंघरू की झनकार से जाना जाता है। और शोहरत गलियों की होगी तुमसे लेकिन, शोहरत गलियों की होगी तुमसे लेकिन, शहर तो ये दीदार से जाना जाता है। क्या अरे वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अकमल बलरामपुरी साहब, अब आप एक ऐसा कलाम पेश कीजिए ना जो दिल को सुकून दे और सुनने वाला उसे अपने साथ लेकर जाए। देखिए, एक दो शेर पढ़ता हूँ मैं कि बिल्कुल नया शेर है ये। हाँ हाँ। एक दो पल में बहारों पे भी छा सकता हूँ, मैं तेरे साथ कई गीत भी गा सकता क्या हूँ। बात है, बहुत खूब। शाहजादी तुझे मालूम नहीं है शायद, हाँ, मैं तेरे वास्ते कलकत्ता भी आ सकता हूँ। क्या बात है, अरे क्या वाह। बात है। क्या कहें। शेर और है कि शोहरत जरा सी पाई तो मशहूर हो गया, मशहूर होके और भी मगरूर हो गया, जब बात वालदेन की इज्जत पे आ गई, जो फैसला हुआ मुझे मंजूर हो गया। अच्छा। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये शेर गजल है कि मोहब्बतों में जिसे हमने बस वफा दी थी, उसी ने तोड़कर मुझको बड़ी सजा दी थी। वो शख्स जिसको मैं पलकों से अपने चुनता था, वो सबसे कहता है मैंने उसे दगा दी थी। तेरे लिए मैं कबीलों की रस्म तोड़ूंगा, ये बात मैंने शुरू में तुझे बता दी थी। जहाँ पे जाके सब दुनिया को भूल जाते हैं, उसी बुलंदी से मैंने उसे सदा दी थी। मेरे नसीब में दुनिया का कोई प्यार ना हो, किसी ने मुझको मोहब्बत में बद्दुआ दी थी। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। गीतेश्वर बाबू घायल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आप एक ऐसी रचना सुनाएं जो इंसान को सोचने पर मजबूर करे और शायद उसकी दिशा बदल दे। आपने बहुत अच्छी बात कही। शब्द, शायर और कवि अगर तीनों मन से किसी दिशा में जाएं तो मैं समझता हूँ कि उनके पीछे बहुत बड़ा कारवां आ सकता है, उस भावना को लेके, उस विचार को लेके। मैं एक मुक्तक सुनाने के बाद एक गीत सुनाऊंगा आपको, देखें। हाँ? कि वो दर्द तो देता है दवाई नहीं देता, क्या कहने सर, वाह। वो दर्द तो देता है दवाई नहीं देता, और इल्जाम तो देता है गवाही नहीं देता। क्या कहने, और कातिल निगाहें किसकी है ये जानते हैं लोग, कातिल निगाहें किसकी है ये जानते हैं लोग, वो कत्ल तो करता है दिखाई नहीं देता, वो कत्ल तो करता है दिखाई नहीं देता। शकील साहब, इस महफिल को मुकम्मल करते हुए आपसे गुजारिश है, एक ऐसा शेर सुनाइए जो सीधे दिल में उतर जाए और हमेशा के लिए याद रह जाए। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। बढ़ गई प्यास जब मोहब्बत की, बढ़ गई प्यास जब मोहब्बत की, मस्त आंखों से पी लिया मैंने। क्या बात है। बढ़ गई प्यास जब मोहब्बत की, मस्त आंखों से पी लिया मैंने, जिंदगी तुझसे क्या करूं शिकवा, जितना जीना था जी लिया मैंने। क्या बात, क्या बात, बहुत 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 खूब, बहुत खूब। दीदार साहब, हम आपसे एक आपका व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहेंगे। क्या कभी आपने कोई ऐसा शेर, कोई गजल या नज्म लिखी है जो आपकी माशूका पर रही हो, उसकी आंखों के ऊपर, उसके बालों के ऊपर, या उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए? अगर वो लिखी है तो क्या आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी जिंदगी की 2 मोहब्बतें हैं। अच्छा, 2 मोहब्बतें। एक मेरी पहली मोहब्बत जो 12 साल की उम्र में एक मगरूर लड़की से हुई थी, मेरे ननिहाल में रहती थी। अच्छा। और उससे मेरा किसी बात पे झगड़ा हुआ, वो तब से बिछड़े, आज तक नहीं मिले। आज तक नहीं मिले। और शायद वो मुझे सोचती भी होगी, जानती भी होगी, याद भी करती होगी कि नहीं। तो मेरी दूसरी मोहब्बत मेरी अहलिया, मेरी बेगम, तो उन पे मैंने कुछ शेर कहे। जब शादी हुई मेरी, नया नया वक्त था, कि एक शेर उनकी आंखों पे कहा कि
पी लेते हैं जी भर के महबूब की आंखों से, पी लेते हैं जी भर के महबूब की आंखों से, हम शहर के मैखाने आबाद नहीं करते। क्या बात है। फिर उनकी जुल्फों के हवाले से एक शेर कहा कि घटाएं मुंह छुपाएं तो ताज्जुब कुछ नहीं इसमें, घटाएं मुंह छुपाएं तो ताज्जुब कुछ नहीं इसमें, मेरे महबूब की जुल्फों से सावन हार जाता है। क्या बात है। वाह वाह। मेरे महबूब की जुल्फों से सावन हार जाता है। एक होठों के ताल्लुक से शेर कहा कि दिल के टुकड़े ज़मीं पे रहने दो, मैं जहाँ हूँ वहीं पे रहने दो। क्या बात है। वाह वाह। दिल के टुकड़े ज़मीं पे रहने दो, मैं जहाँ हूँ वहीं पे रहने दो, अश्क सारे उड़ेल दो मुझ पर, होठ मेरी जबीं पे रहने दो, क्या बात है। होठ मेरी जबीं पे रहने दो। वाह बहुत खूब। अकमलपुरी साहब, अब हम आपसे भी यही सवाल जानना चाहेंगे, क्या आपने भी कभी अपनी माशूक को लेकर कोई ऐसा शेर या गज़ल या नज़्म लिखी है, उसकी खूबसूरती को लेकर? अगर लिखी है तो हमारे दर्शकों को सुनाइए ना। दरअसल मोहब्बत की जो बात है तो मुझे लगता है कि मोहब्बत असल में वहीं से शुरू होती है कि जो आपके साथ चल रहा होता है वही आपका हम सफ़र होता है, जो आपके सुख दुख में रहा हो साथ में, जो आपकी ज़िंदगी में आ गया हो, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़ करके कोई दूसरा हम सफ़र आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपके सुख दुख का साथी है। बिल्कुल। तबाह हो कि मेरे दिल ने ये कहा मुझसे, बहुत भरोसे के रिश्तों पे एतमाद ना कर। तबाह हो कि मेरे दिल ने ये कहा मुझसे, बहुत भरोसे के रिश्तों पे एतमाद ना कर, जो आ गया है उसे जिंदगी में शामिल कर, जो जा चुका है उसे भूल के भी याद ना क्या कर। बात है। और जो आया है जिंदगी में तो जाहिर सी बात है मोहब्बत जो है साथ में रहने से भी होती है। तो ये किसी शायर का शेर है, मगर ये उनकी नज़र है कि ये मेरा इश्क सलामत रहेगा वादा है, ये मेरा इश्क सलामत रहेगा वादा है, तुम्हारा हुस्न भले दिल नशी रहे ना रहे। क्या बात है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। गीतेश्वर बाबू, हम आपसे भी आपका यही व्यक्तिगत सवाल जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी अपनी महबूबा के ऊपर कोई ऐसा शेर, गजल, नज्म या गीत लिखा जो उसकी खूबसूरती, उसके बालों, उसके होठों, उसके आंखों को बयान करता हो? मोहब्बत तो सर जी कॉलेज में कभी एक मेरी बहुत अच्छे दोस्त थी जिनकी शादी एक मिलिट्री मैन से हुई और बहुत उनके ख्यालात बहुत अच्छे थे। वो सबको जोड़ने के पक्ष में रहती थी, सबके साथ हिल मिल के रहती थी और हमेशा एक बात कहते थे वो कि जिंदगी में भले 4 कदम चलो लेकिन विश्वास के साथ चलो, दगा मत दो किसी को। उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि देखें आप, कि मैं तेरी मांग सितारों से सजाऊं कैसे, मैं तेरी मांग सितारों से सजाऊं कैसे, और चांदनी को तेरी चूनर में बनाऊं कैसे, चांदनी को तेरी चूनर में बनाऊं कैसे, और मैं शाहजहां नहीं हूं के ताज बनवाऊं, मैं शाहजहां नहीं हूं के ताज बनवाऊं, पर तू है मुमताज मेरी तुझको बताऊं कैसे। क्या बात है। ये बात मैंने कही थी। बहुत बढ़िया। शकील जी, अब मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा, क्या कभी आपने भी अपनी महबूबा के ऊपर कभी कोई ऐसा शेर, नज्म या गजल लिखी है जो उसकी खूबसूरती को बयान करती हो? मेरी पहली महबूबा शायरी है और दूसरी महबूबा मेरी अहलिया, और एक इशारा की बात है वो महबूबा कि जिनकी खातिर सरे बाजार हुआ मैं रुसवा, जिनकी खातिर सरे बाजार हुआ मैं रुसवा, उसको मेरी भी खबर हो ये जरूरी तो नहीं, क्या बात है। उसको मेरी भी खबर हो ये जरूरी। बहुत अच्छा। बहुत खूब। आज की इस पूरी बातचीत में कहीं ना कहीं हम सब ने खुद को भी महसूस किया होगा, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर इस संघर्ष से गुजरता है। तो इस महफिल को खत्म करने से पहले मैं आप चारों से
एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। दीदार साहब, आज जो लोग हमें देख रहे हैं और अंदर से कहीं टूटे हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो उन्हें फिर से खड़ा होने की हिम्मत दे सके? मैं आपकी बात को 4 लाइनों में पेश करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 2 शब्द आएंगे, एक तनकीद और एक तायीद। तनकीद का मतलब होता है आलोचना करना और तायीद का मतलब होता है समर्थन करना। शेर यूं कहा कि मैं तने तन्हा था जालिम के खिलाफ, अक्ल वालों ने मेरी तनकीद की। आहा, मैं तने तन्हा था जालिम के खिलाफ, अक्ल वालों ने मेरी तनकीद की, और सारे पागल हंस रहे थे एक तरफ, एक पागल ने मेरी तायीद की। आह, क्या बात। क्या कहें, बहुत बहुत बहुत। अकमल बलरामपुरी साहब, जो लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और हार मानने के करीब हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे ताकि वो हिम्मत ना हारें? देखिए, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ज़िया मस्कूर का एक मुझे शेर याद आता है कि ज़िंदगी तेरे एक धक्के से आ गए हैं सड़क पे कच्चे से, मुझको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये ज़िंदगी जो है एक ट्रेन की तरह है, अगर कोई जाए तो फिर आप दूसरे के आने का इंतज़ार करें, क्योंकि यहाँ पे कभी कुर्सियाँ खाली नहीं रहती। एक शख्स जाता है, दूसरा आकर के उस पर जो है तख्त नशीन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कभी हमको हारना नहीं चाहिए। और मैं ये मुनव्वर राना साहब का शायद ये शेर है कि जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, या आसमान कहीं पे झुका भी करता है। तू बेवफा है तो फिर ये बुरी खबर भी सुन के इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। बहुत बढ़िया। तो जिंदगी को इसी तरीके से जीना चाहिए कि अगर कोई शख्स चला जाए, ठीक है, जो आपके हक में नहीं है, वो नहीं था, शायद अल्लाह ने जो उसको आपके नसीब में बेहतर नहीं करके रखा था, तो ये आपको मान कर करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो है आप घर के उस चिराग की तरह हैं जिससे तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं और सारे लोगों की जिम्मेदारियां आप पर हैं। और जब जाहिर सी बात है, जिस घर का दरख्त थी, जब वो नाउमीद हो जाएगा तो फिर वो दरख्त हरा भरा नहीं होगा, बल्कि सूख करके वो अपने आप गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गिद्धेश्वर बाबू साहब, अगर कोई इंसान इस वक्त स्ट्रगल में है और उसे रास्ता नहीं दिख रहा, तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उसे आगे बढ़ने की ताकत दे? सब बुजुर्गों ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही है कि जिंदगी हर कदम पे एक नया जख्म देती है या नई खुशी भी देती है। जब आदमी हौसले से आगे बढ़ता है, उम्मीदों से आगे बढ़ता है, तो पीछे जो उसने देखा है, पीछे जो छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं से भूल जाता है। और ज़िंदगी का नाम भी यही है। मैं उस व्यक्ति को ये कहना चाहूँगा जो मन से टूटा है, कि मन से टूटना कोई ज़रूरी नहीं है। आप जितनी हौसला और जितनी जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ेंगे, रास्ते आपको खुद रास्ता देते हुए आगे बढ़ा देंगे और ज़िंदगी में वो सब मुकाम आप हासिल कर सकेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। बहुत बढ़िया। शकील गोंडवी साहब, आपके अनुभव से ऐसे लोगों के लिए क्या एक बात होगी जो उन्हें ये एहसास दिला सके कि वो अकेले नहीं हैं और वो फिर से खड़े हो सकते हैं? देखिए, इंसान दूसरों के तजुर्बे से सीखता है और जब दूसरों के तजुर्बे से सीखता है तो वो खुद ब खुद खड़ा होना सीख जाता है। तजुर्बा इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है और उसके साथ साथ लगन और मेहनत, ये 2 चीजें खास है। दोस्तों, आज आपने सिर्फ शायरी नहीं सुनी, आपने वो जज्बात महसूस किए जो हर उस इंसान के अंदर होते हैं जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, हर खूबसूरत अल्फाज के पीछे एक अनकही कहानी होती है और कई बार वही कहानी किसी की जिंदगी बदल देती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस एपिसोड को जरूर शेयर कीजिए,
क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जिसे आज इन अल्फाजों की जरूरत हो। आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए सक्सेस टॉक्स विद सूर्या सिन्हा में, और आपने सफलता और असफलताओं के बारे में जो इतने खूबसूरत शब्द कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों ने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा और दिल से अपनाया भी होगा। आप लोगों की बेशकीमती बातों के लिए मैं अपने दर्शकों की तरफ से आप सबको धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं हूं सूर्या सिन्हा और आप देख रहे थे सक्सेस टॉक्स विद सूर्या सिन्हा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।